स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी पुरस्कार का तात्विक आधार पर विश्लेषण। अन्य कहानियों की तरह पुरस्कार कहानी के भी उन्हीं 6 तत्वों पे जो है हम इसका विश्लेषण करेंगे। पहला होता है कथानक विषय वस्तु या कथासार, दूसरा होता है पात्र योजना या चरित्र चित्रण, तीसरा होता है परिवेश वातावरण या देश काल, और चौथा होता है संवाद योजना, पांचवा उद्देश्य और छठा भाषा शैली। सबसे पहले बात करते हैं कथानक की या कथासार की। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी ऐतिहासिक परिवेश को लिए हुए। प्रस्तुत कहानी पुरस्कार में सामाजिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष और नारी पक्ष तीनों पक्षों को दिखाया गया, जैसा सभी कहानियों में जयशंकर प्रसाद करते आए हैं। और इस कहानी में प्रेम पर कर्तव्य की विजय, देश प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी जयशंकर प्रसाद ने हमें दी है। कहानी का कथानक इस प्रकार है। आर्द्रा नक्षत्र के काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष प्राची के एक निरब कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। स्वर्ण पुरुष सूर्य देखने लगा महाराज की सवारी। ऐसा लग रहा जैसे सूर्य ही महाराज की सवारी देखने लगा। शैलमाला के अंचल में समतल भूमि पर, शैलमाला पर्वतीय भूमि, जो समतल इलाका है वहां से महाराज की सवारी आ रही और भूमि से सौंधी खुशबू उठ रही थी। और नगर तोरण से, नगर द्वार से जय घोष हुआ और भीड़ में गजराज पर बैठे महाराज आए और प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा और मंगल गीत से गाते हुए वहां लोगों ने और लड़कियों ने उन पर पुष्प वर्षा की। महाराज हाथी की सवारी से उतरे और सोने से जड़े हुए हल के मूठ को पकड़कर बैलों को हाँकने लगे या बैलों को चलने का संकेत किया और राजा ने हल जोतना प्रारंभ किया। यह उत्सव कौशल राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता था और इस दिन इंद्र की पूजा की जाती थी। उद्देश्य यही रहा होगा कि इस प्रकार की परंपरा का निर्वहन करने से राज्य धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, समृद्ध रहेगा। और इसी करके हर वर्ष ये उत्सव मनाया जाता था। और इस उत्सव में आस पड़ोस के राज्यों के विभिन्न राजा, राजकुमार और लोग आते थे और कौशल राज्य के लोग इसको उत्सव के दिन मनाते थे और रात्रि को भी एक उत्सव चलता था। बड़े हर्षोल्लास का समय होता था। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मधुलिका के खेत की बारी आई थी। राजा हल चला रहे थे। मधुलिका ने बीच का थाल बार बार राजा की तरफ बढ़ा रही थी और राजा ने खेत को जोता। जो इस उत्सव का प्रधान कृत्य था, राजा का हल जोतना, वो मुख्य कार्य प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। और उसके बाद बारी आई। उत्सव की परंपरा के अनुसार जमीन के मालिक को कुछ स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दे दी जाती थी और वो उसकी भूमि का 4 गुना दाम था। इस वर्ष भी मधुलिका को उसके उपहार स्वरूप उसके खेत की कीमत दे दी गई और थालियों से भरी स्वर्ण मुद्राएं सिर पर उठाकर मधुलिका ने राजा पर न्यौछावर कर दी। इस पर मंत्रीवर्ग जो है गुस्सा होते हैं। प्रबोध बालिका क्या कर रही है? तेरी भूमि का 4 गुना दाम दिया जा रहा है और इस प्रकार तो राष्ट्रीय नियम की अनुपालना न करके राष्ट्रीय नियमों का तिरस्कार कर रही है। इस धन से अपने को सुखी बना और आज से तो राष्ट्रीय रक्षण की अधिकारी। इस पर मधुलिका कहती है कि राष्ट्रीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा होती है देव, लेकिन भूमि राजा को भूमि देने का विरोध मेरा तनिक भी नहीं है।
मैं विरोध नहीं कर रही, लेकिन जमीन का मूल्य, ये मेरे पिता पितामहों के खून पसीने से कमाई हुई जमीन है, इसके दाम स्वीकार मैं नहीं करूंगी, ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है। और राजा जो है उत्सव में जो है थक चुका था, और राजा ने जो है जयघोष के बीच जो है उत्सव की समाप्ति की घोषणा की, और राजा महल में चला गया। और मधुलिका भी अपने खेत के कोने में जाकर महुए के पेड़ के नीचे, जिसे मधुक वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे बैठकर एक जो है वो पश्चाताप में जो है बैठी रही। और रात का उत्सव शुरू हुआ, और एक अरुण नाम का राजकुमार, जो पूरे उत्सव में जिसकी दृष्टि मधुलिका और उसके द्वारा किए जा रहे कृत्य प्रति, उसके सौंदर्य प्रति वो विचलित हो उठा। रात के उत्सव में उसने भाग नहीं लिया, और उसके पास एक घोड़ा था, और घोड़े पर सवार होकर वो नगर द्वार से तीव्रता से निकल जाता है, और घूमते फिरते वो मधुलिका के पास पहुंच जाता है, और महुए के पेड़ के नीचे वो उसको देखने लगता है। लेकिन बीच में ये कोयल जो है बोलती है, और कोयल का बोलना ऐसे लगा लेखक को कि जैसे कि कोयल ने ये कहा हो कि एक कुंवारी लड़की के सौंदर्य को निहारने वाले दुष्ट तुम कौन हो। अब कोयल के बोलने से मधुलिका की नींद खुली, और एक अनजान को देखकर वो चौंक उठी, और उनके दोनों के बीच में बातचीत होती है। और वो बताता है कि मैं मगध का राजकुमार हूं, और मैं तुम्हारे सौंदर्य से पर आसक्त हो गया हूं, तुम्हारे प्रति मेरा लगाव हो गया है। और इस अनुग्रह को मधुलिका इनकार कर देती है, और राजकुमार हताश होकर वापिस अपने घोड़े पर सवार होकर वापिस हो जाता है। घोड़े के पैरों से उड़ती हुई धूल को दूर तक मधुलिका देखती रहती है, लेकिन इसी बीच वो किसी से कोई विनती निवेदन नहीं करती, और औरों के खेतों में वो काम करके अपना जीवन यापन करती है, रूखी सूखी खा लेती है। काफी दिन बीतने के बाद एक रात को वो अपने झोंपड़े में बैठी होती है। बहुत घनघोर बारिश हो रही है, झोंपड़ी टपक रही है, और वो उस दिन को याद कर रही है, मगध के महलों की, कौशल के महलों की जो है यादों में खोई हुई है। और वो उस चीज़ को याद कर रही है कि एक दिन एक राजकुमार ने उससे ये अनुग्रह किया था, प्रेम निवेदन किया था, लेकिन उसके प्रेम निवेदन को उसने अस्वीकार कर दिया, और आज उसको वो कल्पनाओं में सत्य हुए देखना चाह रही थी। लेकिन हुआ कि एक अनजान राहगीर कुछ घुड़सवारों के साथ आता है और द्वार पर खटखटाता है। तो मधुलिका को लगता है कि किसी को आश्रय चाहिए। देखती है तो एक राजकुमार और उसके साथी घुड़सवार उसके साथ खड़े हैं। तो वो परिचय करता है कि मैं मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण हूं, और मैं यहाँ आजीविका खोजने आया हूं। एक बार तो मधुलिका देखकर चौंक जाती है, लेकिन फिर उसके बाद बातचीत करती है, और वो दोनों एक पहाड़ी पर जाकर बातचीत करते हैं, और फिर दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, और वो उसका प्रेम निवेदन स्वीकार कर लेती है। और राजकुमार को भी लगता है कि ये उन दिनों उससे प्रेम करने लग गई थी, लेकिन अब दोनों में एक सलाह होती है, और सलाह ये होती है कि राजा से पुनः उस जमीन की मांग की जाए। और अरुण उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य की रानी बनाकर रखूंगा, और तुम्हें जीवन भर जो है सुख के अनुभव करवाऊंगा। इस प्रकार वो कल्पनाओं में सुख के अनुभव कर लेती है, और रानी के स्वप्न देखने लगती है। और अरुण के कहने पर वो राजा के पास जाती है, और वो जमीन की मांग करती है। राजा उसको जो जमीन दे देता है, और यथासंभव हर सहायता देने के लिए जो है राजा तैयार हो जाता है। और मधुलिका ने दक्षिण की ओर की जो जमीन मांगी, जो श्रावस्ती किले के दक्षिणी द्वार पे थी, उस ओर की जमीन लेकर वो वहां अपना खेत बनाना चाहती थी। राजा ने वो जमीन दे दी, और मधुलिका, अरुण और उसके साथी ने उस जमीन को काटना छाटना शुरू किया, खेत बनाना शुरू किया।
और एक रात जो है सुलह की गई कि आज जो है आज की रात्रि श्रावस्ती के किले पर आक्रमण किया जाएगा। अब रात का अंधेरा छा गया था और दोनों ही बातचीत कर रहे थे और मधुलिका मधुर स्वप्नों में खोई हुई थी। अब अंधेरा बढ़ते हुए देख अरुण ने कहा कि भी अब मधुलिका आप जाइए और सुबह तक मैंने अपने पूरे अभियान को जो है पूर्ण करना है और सुबह का सूर्य तुम श्रावस्ती के किले में देखोगी और फिर तुम्हारी वही जीवन का आश्रय होगा। मधुलिका स्वप्नों में खोई हुई रास्ते में अंधेरे में चल रही है, लेकिन तभी उसे पश्चाताप होता है और रास्ते में कुछ घुड़सवारों को राहगीरों को आते देख देती है और उन घुड़सवारों में कौशल राज्य का सेनापति अग्निसेन है। तो उसको कहती है कि मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। लेकिन वो चौंक उठते हैं कि तुम अनजान स्त्री, अनजान कन्या कौन हो तुम। लेकिन वो सब बातें बताती है कि दक्षिण की ओर से दस्युओं ने जो है कोई घेराबंदी कर ली है। उनको पता है कि महाराज की अधिकांश सेना सुदूर दक्षिण में किसी अभियान के लिए गई हुई है और इस अवसर का लाभ मगध राज्य का राजकुमार उठाना चाहता है। समय रहते वो सारी बातें बता देती है और उन घुड़सवारों के साथ कुछ घुड़सवारों को तो दक्षिण की ओर भेज दिया जाता और 20 घुड़सवारों के साथ अग्निसेन महल में जाता और राजा से सारी बातें करता है। समय रहते राजा अरुण को गिरफ्तार कर लेता है और उसको बंदी बना लेता है। सभा होती है और सभा में सर्वसम्मति से निर्णय दिया जाता है एक ध्वनि से कि अरुण को मृत्यु दंड दिया जाए। अरुण के लिए मृत्यु दंड निश्चित किया जाता है और फिर राजा जो है बार बार मधुलिका पर जो है पुरस्कार के लिए अनुग्रह करता है कि क्या पुरस्कार चाहिए और पुरस्कार के रूप में तुम्हें क्या दिया जाए। मैं वचनबद्ध हूँ, जो तुम पुरस्कार के रूप में राशि मांगोगे, धन दौलत मांगोगी, वो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मधुलिका कुछ भी नहीं मांगती और वो बंदी राजकुमार की ओर जाकर खड़ी हो जाती है कि अगर मुझे पुरस्कार ही देना है तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दीजिएगा। और इस प्रकार पुरस्कार कहानी समाप्त हो जाती है। ये पुरस्कार कहानी का कथानक है। अब आइए बात करते हैं पुरस्कार कहानी की पात्र योजना की। कोई भी कहानीकार अपने पात्रों को कहानी को गति प्रदान करवाता है और कहानी के परिवेश को जीवंत पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है और पात्रों की संख्या भी एक निश्चित सीमा में होनी चाहिए। जैसा कि विभिन्न सौंदर्य शास्त्री या आलोचक बताते हैं कि अधिक संख्या के पात्र जो है रुचिकर नहीं लगते। कारण रहता है कि वो ना तो कथानक से जुड़ पाते और ना ही उनके व्यक्तित्व विकास को दिखाने में सक्षम कहानीकार हो पाता है और ना ही दर्शक उसको समझ पाते हैं। इसलिए कम संख्या में जो पात्र होंगे तो कहानीकार को उनके व्यक्तित्व विकास दिखाने में भी सुविधा रहेगी और दर्शक भी उसको अच्छे से समझ पाएंगे सीमित संख्या में। तो प्रस्तुत कहानी पुरस्कार में नायक के रूप में अरुण नाम का राजकुमार है जो मगध राज्य का से आया है और वो आजीविका खोजना चाह रहा है। वो अपने ताकत और बल से एक नया राज्य स्थापित करना चाहता है। वो जिज्ञासु राजकुमार, लेकिन उसने छल कपट का आश्रय लिया है और प्रेम के सहारे उस राज्य को प्राप्त करना चाहता है और अंत में वो असफल रहता है। कहानी की नायिका के रूप में मधुलिका को दिखाया गया जिसमें देश प्रेम, त्याग, बलिदान, स्वाभिमानी, एक सहृदय प्रेमिका सब गुण दिखाई पड़ते हैं और जो शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी में छाई रहती है और कहानी के फल की प्राप्ति भी पुरस्कार के रूप में मधुलिका को प्राप्त होती है और वही पुरस्कार वो मांगती है। इसके अलावा ये दो मुख्य पात्र हैं। गौण पात्रों में सेनापति, अग्निसेन, सैनिक और महाराज है। सेनापति का छोटा सा किरदार है जो मधुलिका के चरित्र को
दर्शाने में या समझाने में पाठक की, दर्शक की मदद करता है। और इधर अरुण नाम का राजकुमार का जो चरित्र दिया गया है, वो चरित्र भी मधुलिका के चरित्र को, उसके पूरे व्यक्तित्व विकास को दिखाने में सक्षम नजर आता है। और हम अच्छी प्रकार से, पाठक वर्ग अच्छी प्रकार से मधुलिका के चरित्र को समझ पाता है। उसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं, वो त्यागी है, बलिदानी है, वो महत्वाकांक्षी है, वो समझदार है, वो एक वीर सिंह मित्र की बेटी और वीरता से परिपूर्ण व्यक्तित्व की मालकिन है। वो किसी से भीख नहीं मांगती है, वो स्वाभिमान से जीना चाहती है, वो मजदूरी करके अपना पेट पाल लेती है। ये सारी विशेषताएं हमें उनके सहायक पात्रों या गुण पात्रों से जो है पता चलती हैं, वो कैसे कैसे अपना जीवन बसर कर रही है। मधुलिका के चरित्र को पूरी तरह उभारने में जयशंकर प्रसाद सफल रहे। अब आइए बात करते हैं परिवेश या वातावरण की। परिवेश या वातावरण, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का जो परिवेश है ज्यादातर ऐतिहासिक और सामाजिक है। प्रस्तुत कहानी पुरस्कार में इन्होंने ऐतिहासिक परिवेश का वर्णन किया है, जो कहानी के प्रारंभ में हमें देखने को मिल जाता है। प्रारंभ की हम दो पहरे उनको ले सकते हैं, जो उनके ऐतिहासिक परिवेश को दर्शाने में जो है हमारे लिए मददगार होंगे। कहानी का प्रारंभ होता है जो परिवेश, जो उनका ऐतिहासिक परिवेश, जिसमें हम देखते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष प्राची के नीरव कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। स्वर्ण पुरुष सूर्य को देखने लगा। महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ और भीड़ में गजराज चाम्रधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ रहा था। तो पूरे जो है पूरी शब्दावली में संस्कृत में शब्दावली है और ऐतिहासिक परिवेश है। जैसे राजा का प्रवेश होता है उत्सव के लिए, राजा उत्सव में प्रवेश करता है और राजा उस उत्सव में जाकर हाथी से उतरता है या उसका आना, महल से निकलना, वो सब ऐतिहासिक परिवेश को प्रस्तुत पद्यांश में जो है दर्शाया गया। ये कहानी के प्रथम चरण है, यानी कि शुरुआत जिसको कहते हैं, वो पहला ही पहरा इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं प्रसाद जी के संवाद योजना की। कोई भी कहानीकार या कथाकार संवादों का प्रयोग करता है। कारण रहता है कि कहानी ज्यादातर वर्णन शैली में चलती है, विश्लेषणात्मक शैली में चलती है, लेकिन कहानी को, कथानक को गति प्रदान करने के लिए पहली बात तो कथानक को गति प्रदान करनी होती है लेखक को, और दूसरा है पात्रों का व्यक्तित्व विकास दिखाना होता है। तो दोनों नजरिए से लगभग सभी कहानीकार अपनी कहानियों में संवाद योजना का या संवादात्मक शैली का प्रयोग करते आए। जयशंकर प्रसाद भी उनसे अछूते नहीं है। उन्होंने भी अपनी कहानी को गति प्रदान करना और पात्रों का व्यक्तित्व विकास दर्शाना जो है अपनी कहानियों में संवादों के माध्यम से ये किया है। एक संवाद लेते हैं। जब मधुलिका के खेत की बारी आती है, मधुलिका खेत जोत दिया जाता है और स्वर्ण मुद्राएं उसको दी जाती हैं, तो स्वर्ण मुद्राएं वो लेकर राजा के सिर पर उछाल देती है, उनके ऊपर न्यौछावर कर देती है। तब मंत्री वर्ग है, वृद्ध मंत्री हैं, जो गुस्सा करते हैं और गुस्से से वो क्या कहते हैं। मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध क्या बक रही है, राज क्या अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से चौगुना दाम मिल रहा है, फिर कौशल का राष्ट्रीय नियम है, तू आज से राष्ट्रीय रक्षण की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। मधुलिका जवाब देती है, कहती राष्ट्रीय रक्षण की अधिकारिणी तो संपूर्ण प्रजा है देव, महाराज की भूमि, महाराज को भूमि समर्पण करने का मेरा कोई विरोध न था, किंतु मूल्य को स्वीकारना असंभव है। पूरी तरह यहां पर इस संवाद के माध्यम से मधुलिका के एक तो राष्ट्रीय नियम परिवेश का पता लगता है, कथानक को गति मिल रही है इस संवाद से,
और दूसरा मधुलिका के चरित्र की एक विशेषता प्रकट हो रही है, वो है कि वो ईमानदार है, स्वाभिमानी है। अब बात करते हैं अगले तत्व की, वो है उद्देश्य। उद्देश्य, प्रसाद जी की कहानियों भी सौ उद्देश्य हैं, उद्देश्य से भरी हुई हैं। कोई भी कहानीकार या साहित्यकार जब कोई रचना क्रम करता है उसका कोई न कोई उद्देश्य रहता है। तो जयशंकर प्रसाद का भी जो है अपनी कहानियों में उद्देश्य रहे हैं। और प्रसाद जी की कहानियों में 3 पक्ष देखने को मिलता है। पहला पक्ष होता है सामाजिक पक्ष, जिसमें वो एक उदात्त समाज की परिकल्पना करते हैं और जिसमें प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार ये सभी गुण समाज के लोगों में हो, ऐसे समाज की वो परिकल्पना अपनी रचनाओं में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा है ऐतिहासिक, और इतिहास के माध्यम से वो शौर्य की गाथाएं, वो स्वर्णिम इतिहास दर्शाकर भारतीयों में उस अंग्रेजी जमाने में जिस समय वो लिख रहे थे, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, और उसमें भी वो अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय लोगों में देश प्रेम, मातृभूमि प्रेम और स्वाभिमान की भावना जागृत करना चाहते थे। और वो सब सार्थक हो सकता था कि भारत के स्वर्णिम इतिहास के उन प्रसंगों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिनसे वो सीख लेकर जो है स्वाभिमानी बने और स्वाभिमान का पाठ उनके अंतर्हृदय में समाहित हो जाए, और साथ ही भारतीय लोग देश के प्रति प्रेम और मातृभूमि के प्रेम के प्रति जागृत हो जाए। और तीसरा पक्ष रहता है नारी, नारी चेतना, नारी शिक्षा, नारी का उद्धार, ये सब मुंशी प्रेमचंद की तरह, जैसे मुंशी प्रेमचंद पीड़ितों शोषितों की आवाज उठाते थे, ठीक वैसे ही जयशंकर प्रसाद ने लगभग हर, चाहे वो उनका उपन्यास हो चाहे कहानी हो, उन सभी में उन्होंने नारी चेतना को जो है मुखर किया है, उसको बताने का प्रयास किया है। और प्रस्तुत कहानी में प्रेम पर कर्तव्य की विजय दिखाकर मातृभूमि के प्रति त्याग और बलिदान की भावना भरना लेखक का उद्देश्य रहा। अब बात करते हैं पुरस्कार कहानी की में जयशंकर प्रसाद की भाषा। जयशंकर प्रसाद जन्म से एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो संस्कृत के प्रकांड पंडितों का परिवार था, और जन्म से ही उन्होंने संस्कृत में शिक्षा ग्रहण की और विभिन्न वेदों का, पुराणों का, गीता का, उपनिषदों का गहरे से अध्ययन किया। संस्कृत भाषा पर उनका संपूर्ण अधिकार था, उसके साथ हिंदी का भी उन्हें पूर्ण अधिकार था, और वो संस्कृत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्वयं संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो ऐसे में उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उनकी भाषा में दिखाई पड़ता है। और दूसरा है, जिस समय के इतिहास को जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, मध्यकाल, उस समय संस्कृत या उसकी उत्तरवर्ती भाषाएं रही हैं। इसलिए जयशंकर प्रसाद की भाषा में मूलतः संस्कृत शब्दावली, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दावली देखने को मिलती है ज़्यादातर, और इनकी कहानियों में एक भावात्मकता जिसको कह सकते हैं, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, उदात्त समाज की परिकल्पना और शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास जयशंकर प्रसाद करते हुए दिखाई। इनकी जो भाषा है सरस, सरल और भावपूर्ण भाषा है। कहीं कहीं लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी इनकी भाषा में मिल जाता है, लेकिन अन्य कहानीकारों की तरह ये खुलकर ग्रामीण आंचलिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं। मूलतः इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ ही है। और जयशंकर प्रसाद ने शैली के रूप में वर्णन, विश्लेषण और संवादात्मक तीनों शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया अपनी कहानियों में। वर्णन, विश्लेषण और संवादात्मक शैली, तीनों शैलियों का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है।
और कलात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जयशंकर प्रसाद एक सफल कहानीकार हमें नजर आते हैं। और इस प्रकार हम जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार, उसका तात्विक विश्लेषण या तात्विक आधार पर उसका वर्णन कर पाए हैं। उम्मीद करता हूँ इस व्याख्यान के माध्यम से जिन विद्यार्थियों की पुरस्कार कहानी को लेकर जो भी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी सवाल होंगे, वो इस व्याख्यान के माध्यम से उनको मिलेंगे। धन्यवाद।